आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है आप तमाम सामीन बखैर खूबी होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। मौसम धीरे धीरे बदलता जा रहा है। खूबसूरत मौसम है जिसे गुलाबी मौसम कह सकते हैं। सुबह शाम में खूबसूरत हो ही जाता है मौसम। इस मौसम को दोस्तों हम और खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे? कि अगर हम दरख्तों की हिफाजत करें। एक दरख्त हमसे सवाल करता है, हमें मालूमात देता है और फिर पूछता है कि क्या मेरा जिंदा रहना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे एक मुस्तकिल सामे हैं कराची के रमेश कुमार खत्री जी, उन्होंने भेजी है। मैं आपको सुनाता हूं। सवाल करता है दरख्त के, जरा सोचिए, मैं अकेला एक साल में 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता हूं और बदले में सिर्फ इतना मांगता हूं कि तुम मुझे जिंदा रहने दो। कितनी अजीब बात है, कितना अहम सवाल है। और एक और जगह दर्द कहता है कि हर रोज तकरीबन मैं 4 लोगों को हवा फराहम करता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि मैं बचाए जाने के लायक हूं? और फिर एक जगह बहुत ही नाउमीदी के साथ कहता है, मुझे अपना ले, मुझे बचा ले। मुझे मालूम है कि मेरे बुजुर्ग या मेरे खानदान वाले तरक्की की इज्जत में आकर खत्म हो चुके हैं। बात दरअसल ये दोस्तों के वाकई तरक्की ने बहुत सी अच्छाइयां की हैं, लेकिन एक बड़ा मसला माहौलियात का हुआ है और इस पर किसी भी मुल्क की तवज्जो नहीं है। ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि आलम का मसला है और इस जानिब तमाम ममालिक को तवज्जो देनी होगी। तभी ये जो मौसम है ये मजीद सुहाना हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है और फिर अच्छा लगेगा आपको भी और हमें। पेड़ जरूर लगाइए। ये मौसम तो वैसे भी पेड़ों के लगाने का है, पेड़ों की अफजाइश का मौसम है। खूबसूरत पौधे लगाइए, नन्हे मुन्ने पौधों की देखभाल कीजिए, अपने आसपास के इलाके में हरियाली उगाइए। फिर देखिए, आप हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये कहें कि हमें क्या फायदा, हम कौन सा उस पेड़ के बड़े होने तक यानी उस पौधे के बड़े होने तक जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं है। हम कम से कम आने वाली नस्लों को साफ सुथरी हवा और खूबसूरत मौसम तो देकर जाएं ताकि वो हमें अच्छे लफ्जों में याद कर सकें। आइए फिलहाल तो प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं। सबिहा फजल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मानी साहब। और ये महज देखिए इत्तेफाक की ही बात कही है कि इन दिनों में चूंकि थोड़ी सी फुर्सत है आम दिनों के मुकाबले में, तो मैंने बहुत सारा वक्त जो है पौधों के ऊपर सर्व किया, यानी पौधे लगाने में और जो पहले से लगे हुए पौधे थे उनकी अच्छी तरह देखभाल करने में, उनकी कटिंग करने में बड़ा मज़ा आया। हालांकि एक गार्डनर की तरह, एक जो माली होता है, जो बागबान होता है, उसकी तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि देखते रहते हैं और आसान भी है पौधों की देखभाल करना, तो बड़ा मज़ा भी आता है और ख़ूबसूरत लगता है आपका घर भी। और सबसे बड़ी बात जो आपने ख़ुद कही कि हमारा जो माहौल है इनकी बदौलत कितना साफ़ सुथरा रहता है, हर तरह की आलूदगी से पाक हो जाता है। और ये हमें किस कदर नेमतें देते हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, हमारी सेहत के, अच्छी सेहत के ज़ामिन है। इनसे हमें फल फूल मिलते हैं। इन्हीं की बदौलत ज़िंदगी जो है गोया अच्छी तरह से चलती है, सुचारू रूप से। जो एक हिंदी का लफ्ज़ होता है ना, बड़ा सही एकदम, इन्हीं की बदौलत है जो भी कुछ है ज़िंदगी का। ये भी कह सकते हैं कि मंबा है पेड़ पौधे। दूसरी अहम चीज़ों की तरह जैसे सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, उसी तरह ये भी हमारे इन्हिसार जो है इन्हीं पर है, हमारी ज़िंदगी की ज़ामिन है। तमाम सुनने वालों को सबिहा का आदाब। आते ही इतनी सारी बातें शुरू कर देती हूँ कि ये जहन से निकल जाता है कि अभी तो दुआ सलाम भी नहीं हुई। तो भाई आप सबको मेरी तरफ से पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद यही है कि आप सब अच्छे होंगे। और फुर्सत की जहाँ तक बात है तो ये 5-6 महीने जो गुजरे तो इसमें काफ़ी फुर्सत रही और अभी भी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकला जाए और घर में ही रहा जाए तो बहुत अच्छा है। और घर में रहकर बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे एक काम ये भी है कि आप प्लांट्स लगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, अपने घर को, घर के आसपास के इलाके को खुशनुमा बना सकते हैं। तो चलिए, अब चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ साथ पेड़ पौधों पर भी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी सेहत अच्छी हो, क्योंकि सेहत है हम तभी सब कुछ कर सकते हैं। एक सेहत तंदुरुस्ती या एक कहते हैं कि 1000 नेमतों से बढ़कर है और ये वही अंदाज़ा लगा सकता है जो माशाल्लाह सेहतमंद है।
वरना सेहत की कीमत उन लोगों से पूछिए जो खुदा न खास्ता किसी तरह की परेशानी से सेहत की तरफ से दो चार हैं और एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकते। चलिए तो देखते हैं डॉक्टर की सलाह क्या है हमारे और आपके लिए। हाय, आई एम डॉक्टर रवि एंड मैं एक ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इस कोरोना क्राइसिस के दौरान पेशेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है डेंटिस्ट्री और डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। सो सबसे पहले डेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं आपको? गम्स के रिलेटेड, मसूड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गम्स में से खून निकलना, ब्लीडिंग गम्स, या गम्स या मसूड़ों की स्वेलिंग हो जाना इन्फेक्शन की वजह से। और दांतों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होना दांतों में, या दांतों में इन्फेक्शन हो जाना, और टूथ रिलेटेड सेंसिटिविटी, ठंडा या गर्म बहुत ज़्यादा लगना। तो ये कुछ ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए अक्सर पेशेंट्स को क्लिनिक आना पड़ता है और सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज नीडेड। विजडम टूथ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल पेशेंट्स फेस कर रहे हैं। स्ट्रेस बहुत हो रहा है, इसलिए जो अकल जाड़ है उसमें इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और उससे रिलेटेड पेन भी बहुत हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें अक्सर पेशेंट को क्लिनिक बुलाना ही पड़ता है टू हैंडल सच इमरजेंसीज। सो वेदर और नॉट इट इज सेफ टू कम टू द डेंटल क्लिनिक। अगर कोई भी डेंटल इमरजेंसी या डेंटल प्रॉब्लम है जो घर पे हैंडल नहीं हो पा रही, आप अपने डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन पे डिस्कस कर सकते हैं। इफ द डॉक्टर फील्स की ट्रीटमेंट नीड है एंड क्लिनिक आना जरूरी है, देन डेफिनेटली देयर इज नो अदर वे आउट। आपको क्लिनिक आके विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और अपना ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। प्रोटोकॉल्स में आजकल मोस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक्स बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन को रिलेटेड फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पीपीईज पहनना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, फेस शील्ड, फेस मास्क, ये सब चीज़ें सब यूज़ कर रहे हैं क्लिनिक में, और बहुत ज़्यादा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है पेशेंट्स और डेंटल टीम की प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर क्लिनिक में ये सब फॉलो किया जा रहा है, देन यू शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि डेंटल ट्रीटमेंट सेफ है। और आप भी जब क्लिनिक आते हैं तो मेक श्योर दैट यू वेयर योर मास्क एंड साथ में हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। अननेसेसरीली कोई सर्फेसेस टच नहीं करें। अपने डॉक्टर के साथ प्रायर अपॉइंटमेंट लेके ही क्लिनिक आए, ताकि डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। जैसे कि हम अपने क्लिनिक पे 1 to 2 आवर्स का गैप रख रहे हैं बिटवीन पेशेंट्स, और बहुत ही स्टैगर्ड अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट में हम 2 आवर्स तक का भी गैप दे रहे हैं, ताकि इन बिटवीन टाइम में प्रॉपर सैनिटाइजेशन क्लिनिक का हो सके, डिसइंफेक्शन हो सके, स्टरलाइजेशन अच्छे से हम कर सकें। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए आप डेफिनेटली क्लिनिक आ सकते हैं। और एल्डरलीज, जहां तक हाई रिस्क पेशेंट्स का सवाल है, वंस यू मस्ट टेक ओपिनियन विद योर डॉक्टर। डॉक्टर से पूछ के, सलाह करके, अगर घर पे मेडिसिन से कुछ बेटर हो सकता है तो अवॉइड करें डेंटल ट्रीटमेंट। अदरवाइज अगर बहुत सिवियर कोई इन्फेक्शन है और क्लिनिक आना ही है, सो ऑब्वियसली देन यू हैव टू कम टू द क्लिनिक अगेन फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। अब मैं थोड़ा सा आपको घर पे अपनी डेंटल केयर कैसे कर सकते हैं ये बताती हूँ। ब्रश करिए 2 times twice और 2 minutes के लिए अच्छे से मिरर में देख के। डोंट रश इनटू ब्रशिंग। फ्लॉसिंग करिए, और गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना ऑलवेज हेल्प्स। इससे गम्स की प्रॉब्लम बहुत कम होती है और ब्लीडिंग नहीं होती और दांत साफ भी रहते हैं काफी। तो ये आप सब फॉलो करेंगे तो मोस्टली आपके दांत ठीक ही रहेंगे। एंड डेफिनेटली वंस दिस कोविड क्राइसिस गेट्स ओवर, जब ये थोड़ा क्राइसिस खत्म हो जाए, तो 6 monthly डेंटल विजिट्स रखिए अपने डॉक्टर के साथ और जनरल चेकअप जरूर करवाते रहे। आई एम श्योर ऐसे आपके टीथ बहुत हेल्दी रहेंगे। स्टे सेफ, टेक केयर। दोस्तों, संजीदा शायरी के साथ साथ हमें मिजाहिया शायरी का भी एक अहम किरदार मिलता है। यानी शायरी में जहां संजीदा शायरी की रिवायत मिलती है, वहीं मिजाहिया शायरी की भी एक मुस्तहकम रिवायत है। वो कि आज तक मिजाहिया शायरी को वो मकाम नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार है, लेकिन फिर भी हर दौर में हमें कुछ ऐसे शोरा मिल जाते हैं जो हमें अपने कलाम के जरिए न सिर्फ हंसने हंसाने पर मजबूर करते हैं, बल्कि कहीं न कहीं वो एक सवाल छोड़ते हैं हमारे जहनों में, हमें एक लम्हा फिक्र अता करते हैं। जाहिर है कि जो संजीदा गुफ्तगू है वो तो संजीदगी लाती ही है, लेकिन कुछ मिजाहिया अशार, कुछ गैर संजीदा गुफ्तगू भी कभी कभी संजीदगी के मसाइल छोड़ती है।
आज हमारे पास दूरदर्शन की एक वीडियो है, यानी कि एक मिजाही मुशायरे की छोटी सी क्लिप आपकी हम नजर कर रहे हैं और हमारे आज के मिजाहिया शायर हैं जनाब इस्माइल आजर। जरा महसूस हुई उनकी मिजाहिया कलाम से। पापा प्यार मेरा लौटा दो। बहुत बढ़िया इसका अनुमान निकल बहुत अच्छा बाबा प्यार मेरा लौटा दो। इरशाद। जरा राशिदा तेरे प्यार में दादा देख क्या हाल है, जज जिस्म है नना नात वहां खोका खोपड़ी टटटाल है। वाह रर रंग ढंग तेरा देख कर मम मैं इधर दादा दंग हूँ। रर रंग ढंग तेरा देख कर मम मैं इधर दादा दंग हूँ। दादा दिल लगी मैं कहूँ इसे या तेरी चाल है। बाबा रर रंग ढंग तेरा देख कर मम मैं इधर दादा दंग हूँ। दादा दिल लगी मैं कहूँ इसे या तेरी चाल है। पापा पिछले खत में ये क्या लिखा? पापा पिछले खत में ये क्या लिखा कि मैं शक्ल से ढोलूं? पापा पिछले खत में ये क्या लिखा कि मैं शक्ल से ढोल हूँ। मम मेरा कद 1.5 फुट बाबा भैंस की चाल है। वाह कमाल है। मम मैं जो हूँ बाबा बदनुमा, तू कोई मम मैम है? मम मैं जो हूँ बाबा बदनुमा तो तू कोई मम मैम है? तो तेरे होंठ पे भी है भुजंग मोच का जाल है। बहुत वाह तो ठीक है। अरे बाबा ठटा ठीक है कि दगा जो दी, आशिकी में जफा जो की। ठटा ठीक है जो दगा जो दी, आशिकी में जफा जो की। वो जो मेरा दिल तेरे पास है बाबा बाप का मामा मेल है। दोस्तों, इन दिनों संगतरों का मौसम है और जाहिर है कि संगतरे हर किसी को पसंद होते हैं। जहां तक संगतरों का ताल्लुक है, संगतरों का नाम सुनते ही एक शहर का नाम हमारे जहन में उभरता है और वह है महाराष्ट्र का शहर नागपुर। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा नागपुर के संगतरे, नागपुर के संगतरे। लेकिन उसी शहर में कुछ अदबी शख्सियात हैं जो अपने कलम के जरिए अदब की खिदमत अंजाम दे रही हैं और अदब को परवान चढ़ा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अशफाक अहमद साहब। आप नागपुर कॉलेज में सुपरवाइजर के ओहदे पर सुबुदोश हुए हैं और अफसानचे लिखते हैं, यानी कि आपके कलम से अफसानचे निकलते हैं और उनके अफसानचों को भी वही मकबूलियत हासिल हुई जो आपके अफसानों को हासिल हुआ करती थी। आज हमारे साथ अपने अफसानचे लेकर मौजूद हैं जनाब अशफाक अहमद। सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अशफाक अहमद, रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर से मेरा ताल्लुक़ है। नागपुर किदवाई जूनियर कॉलेज में
सुपरवाइज़र की हैसियत से सुबुकदोश हुआ हूँ। चंद अफसानचे पेश खिदमत है। मेरे पहले अफसानचे का उन्वान है अपना दुख। सुबह होते ही बेटे ने मुलाजिमा के हाथों एक चिट्ठी देकर अपनी वालिदा के पास भेजा। चिट्ठी में लिखा था, अम्मी जान, कल आप हमारे घर आईं और हमारे बेटे आसिम को लेकर चली गईं। अगर हम मौजूद होते तो शायद उसे आपके हमरा न जाने देते, क्योंकि वो हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है। उसके बग़ैर एक दिन गुजारना मुहाल है। वो नहीं था तो कल शाम का खाना भी खाया न जा सका। रात में उसकी अम्मी और मैं सो न सके। मुलाजिमा को भेज रहा हूँ, हमारा बेटा लौटा दो। माँ ने अपने पोते को लौटा दिया, मगर साथ में एक चिट्ठी भी दी जिसमें लिखा था, तुम्हें अपने बेटे से दूरी का किस कदर एहसास हुआ है। अब तुम्हें मालूम हुआ होगा कि बेटे की जुदाई का गम क्या होता है। अपनी शादी हो जाने के बाद तुमने हमारा चेहरा भी देखना गवारा न किया। तुम्हारा एक दिन में ये हाल हुआ है। ज़रा सोचो, तुम मुझसे 10 साल से जुदा हो, मेरा क्या हाल हो रहा होगा। मेरे दूसरे अफसानचे का उन्वान है ख्वाब कभी सच नहीं होते। लोगों की भीड़ उस जगह जमा थी जहां एक मजदूर 2 मंजिला इमारत से गिरकर मर चुका था। ज़मीन पर 2 पोस्ट कार्ड भी पड़े हुए थे जो उसकी जेब से गिरे थे। एक खत उसकी बीवी ने लिखा था, कल रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा है। आप काम करते करते बहुत ऊंचाई से गिरकर मालिक की हकीकी से जा मिले हैं। खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन जब से ख्वाब देखा है मैं बहुत परेशान हूँ। आप फ़ौरन चले आओ। दूसरा खत मजदूर ने अपनी बीवी के खत के जवाब में लिखा था, जिसे वो पोस्ट नहीं कर पाया था। खत में लिखा था, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, तुम परेशान क्यों होती हो। याद रखो, हमारे ख्वाब कभी सच नहीं होते। मेरे तीसरे अफसानचे का उन्वान है समझौता। उसने अपने ख़त में लिखा था, मैंने अजनबी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है। अब मुझे सारी खुशियाँ मिल गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम मेरे बारे में सोचा न करो। खुदा करे तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हें खुशियाँ दे। उसका ख़त मैं मुश्किल से पढ़ पाता हूँ क्योंकि स्याही जगह जगह से फैली हुई है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी किरण नमूदार होती है और फिर उसके ख्याल के 2 मोटे मोटे आंसू मेरी पलकों पर चमकते हैं और ख़त पर बने हुए बाकी हरफों को भी स्याही बना देते हैं, शायद ये लिखने के लिए कि मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे भी सारी खुशियाँ मिल गई है। प्लीज़ तुम मेरे बारे में सोचा ना करो। इस नशिस्त का मेरा आखिरी अफसानचा है। उन्वान है मसलहत। गांव के उस फ़कीर की शादी हो गई जो दोनों आंखों से अंधा था, लेकिन अफसोस कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई, अल्लाह ताला ने बचपन ही में उसे अपनी आंखों से महरूम कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे का सहारा होते हुए भी बेसहारा थे। लेकिन जब मैं 6-7 साल बाद अपने गांव लौटा तो देखा वो दोनों अपने बच्चे के सहारे चढ़ रहे थे, जिसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। दोस्तों, इन दिनों संगतरों का मौसम है और जाहिर है कि संगतरे हर किसी को पसंद होते हैं।
जहां तक संगतरों का ताल्लुक है, संगतरों का नाम सुनते ही एक शहर का नाम हमारे जहन में उभरता है और वह है महाराष्ट्र का शहर नागपुर। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा नागपुर के संगतरे, नागपुर के संगतरे। लेकिन उसी शहर में कुछ अदबी शख्सियात हैं जो अपने कलम के जरिए अदब की खिदमत अंजाम दे रही हैं और अदब को परवान चढ़ा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अशफाक अहमद साहब। आप नागपुर कॉलेज में सुपरवाइजर के ओहदे पर सुबुक्दोश हुए हैं और अफसानचे लिखते हैं, यानी कि आपके कलम से अफसानचे निकलते हैं और उनके अफसानचों को भी वही मकबूलियत हासिल हुई जो आपके अफसानों को हासिल हुआ करती थी। आज हमारे साथ अपने अफसानचे लेकर मौजूद हैं जनाब अशफाक अहमद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुनमुन सक्सेना और आज मैं आपके सामने जो गाना प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो है फिल्म आंधी का तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और आज इसे मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने गाऊंगी। तो शुरू करते हैं, चलिए।
यह ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंचाती है अपनी नशरियात। इस्तकबाल तमाम सुनने वालों का आज के प्रोग्राम में। सामीन, आज 8 अक्टूबर है और हिंदुस्तान की तारीख में आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंडियन एयर फोर्स डे, यानी हमारी हवाई फौज आज सेलिब्रेट कर रही है ये दिन। 88 साल हो चुके हैं आज पूरे जब हमारी एयरफोर्स का क़याम अमल में आया था। आज ही के दिन सन 1932 में ये क़याम अमल में आया था और आज हर बार की तरह बहुत सारी तकारीब मुनक़िद होती हैं और इस बार भी हिंडन एयरबेस पर बावक़ार तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें हमारी हवाई फ़ौज के जवानों ने और बहुत सारे जो तैयारे थे हमारे, उन्होंने अपने ज़बरदस्त करतब दिखाए और लोगों का दिल मोह लिया। आज ही के दिन एक लंबी तारीख हो गई है, जैसे हमने कहा सामीन के 88 साल हो गए हैं कि इस तरह ये तकरीब मुनक़िद की जाती है और ख़ास जो जहाज़ होते हैं वो अपने करतब दिखाते हैं, मुज़ाहिरा करते हैं अपने जो खुसूसियत है उसका, और शानदार परेड भी निकाली जाती है। आज़ादी से पहले की अगर बात करें सामीन तो एयरफोर्स को RIAF यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था और जब हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हो गई तो रॉयल लफ्ज़ को हटा दिया गया था, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था इसके नाम को। और हमारी जो हिंदुस्तानी की जो हवाई फ़ौज है उसके बहुत अजीम कारनामे रहे हैं। दूसरी जंग अजीम में भी हमारी हवाई फ़ौज ने काफ़ी अहम रोल निभाया था और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मिशंस रहे जिस पर हमारी हवाई फ़ौज भेजी गई और बहुत कामयाब ठहरी। बहुत सारे ऑपरेशंस में हिस्सा लिया हमारी एयरफोर्स ने, जैसे ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन कैक्टस है, ऑपरेशन पूलमाई है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक वगैरह वगैरह। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहदा की जानिब से जो अमन अफवाज भेजी जाती हैं तो वहाँ पर भी हमारी जो हवाई फ़ौज है वो अपना ताउन कई मरतबा दे चुकी है। और ये भी बताऊं सामीन आपको, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान की जो हवाई फ़ौज है, जो एयरफोर्स है, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और इसके बेड़े में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जैगवार फाइटर जेट वगैरह शामिल हैं। हेलीकॉप्टर्स का भी काफ़ी बड़ा ख़जाना कहा जा सकता है। हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास MI-25, 35, MI-26, MI-17, चेतक और चीता जैसे ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तो नो डाउट कि हम इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं और जब भी वक्त पड़ा है हमारी हवाई फ़ौज ने ये साबित भी किया है कि हमारी और आपकी, हम सब की सुरक्षा के लिए, हम सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काफ़ी मजबूत है। इस बार जो आज तकरीब मुनक़िद की गई हिंडन एयरबेस पर, उसमें वैसे तो कई हमारे लड़ाकू तैयारों ने हिस्सा लिया, लेकिन जो सबकी निगाह का मरकज़ रहा तैयारा या तैयारे वो है राफेल। और जाहिर सी बात है कि अभी हाल ही में इन्हें हमारी इंडियन एयरफोर्स ने शामिल किया है अपने में। बहुत ही अलग तरह का, बहुत ही मजबूत और बहुत ख़ास कारकर्दगी वाला है राफेल तैयारा। ज़्यादा इसकी जो स्पीड है 2130 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इसके अलावा 3700 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकता है। इसके बाद ये भी आपको बता दें कि इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की सलाहियत रखता है। तकारीब में भी हमारी एयरफोर्स की परेड हुई, उसके बाद राफेल ने मुजाहरा किया, उसके बाद सुखोई, LCA, तेजस, जैगवार के साथ दूसरे कई सारे जहाज़ भी दिखाई दिए और उन्होंने काफ़ी दूर आसमान में जाकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम हर तरह की सूरत हाल के लिए हमेशा तैयार रहे और अब भी हम तैयार हैं। तो अगर कोई भी हिंदुस्तान की तरफ ज़रा भी टेढ़ी आंख से देखता है तो हम उसका मुकाबला करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज के प्रोग्राम में हम अपनी एयरफोर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज उनके क़याम का दिन मनाया गया और ये दुआ करते हैं कि और ज़्यादा तरक्की करे हमारी एयरफोर्स
और उनके साथ हम हमेशा हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी अफवाज, चाहे वो ज़मीन पर ज़मीनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करें या फिर हमारी पानी की फ़ौजें, पानी की जो बाउंड्रीज़ हैं, हमारी जो हदूद हैं आबी, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें या फिर एयरफोर्स, कहीं ना कहीं हम सभी लोग उनकी ताकत हैं। हिंदुस्तान का हर शहरी उनके साथ शामिल है। उनके जज्बे को सल्यूट करते हुए आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। मैं यानी सबीहा लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात, कुछ और बातें लेकर आएंगे हम आप सबके लिए। खुदा हाफिज़।